हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने आरटी के रास और मैप के पाथवे पढ़ा था। उस पाथवे में रोल था सेल प्रोलिफरेशन और जीन एक्सप्रेशन का। लेकिन हर सिग्नल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल को डिवीजन करना ही नहीं होता है। कभी कभी सेल को सर्वाइव भी करना होता है, कभी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ानी होती है और कभी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। ये सब कंट्रोल करता है PI3 के AKT और mTOR पाथवे। ये पाथवे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और कैंसर बायोलॉजी में एकदम परफेक्ट मेटाबॉलिज्म का इंटीग्रेशन है। तो चलिए अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सोचो, तुमने खाना खाया, इंसुलिन रिलीज हुआ, सेल को सिग्नल मिला कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। अब सेल को क्या करना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ानी चाहिए, ग्लाइकोजन बनाना चाहिए, सर्वाइवल मेंटेन करना है और ग्रोथ स्टार्ट करनी है। इसी डिसीजन का मास्टर रेगुलेटर है PI3 के AKT mTOR पाथवे। इस पाथवे की शुरुआत भी अक्सर RTK से ही होती है। ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, रिसेप्टर ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है, PI3 रिक्रूट होती है। PI3 का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेस। नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PI3 के मेम्ब्रेन लिपिड पर काम करती है। ये PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट करती है। PIP3 खुद सिग्नलिंग प्रोटीन नहीं है, ये मेम्ब्रेन पर एक डॉकिंग साइट बनाता है। अब दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन पर रिक्रूट होते हैं, AKT एंड PDK1। AKT को प्रोटीन काइनेस B भी बोलते हैं। PDK1 AKT को फॉस्फोराइलेट करता है, AKT एक्टिवेट हो जाता है। AKT सेल बायोलॉजी में सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काइनेस माना जाता है। AKT एक्टिवेट होने के बाद इसके 4 मेजर फंक्शंस होते हैं। AKT एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, ये BAD नाम के प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है और BAD इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में सेल सर्वाइव करती है। इसके अलावा AKT का दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। AKT इनहिबिट करता है GSK3 को, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3। नॉर्मली GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रोकता है, AKT GS3 को इनहिबिट करता है, जिसके रिजल्ट में ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है और ये इंसुलिन सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। AKT एक्टिवेट करता है mTOR को। ये पाथवे सबसे फेमस प्रोटीन है। mTOR का फुल फॉर्म है मैकेनिस्टिक टारगेट ऑफ रैम्पामाइसिन। ये न्यूट्रिएंट सेंसर है। mTOR कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है अमीनो एसिड, एनर्जी, ऑक्सीजन एंड ग्रोथ फैक्टर्स को। अगर सब सफिशिएंट है तो mTOR बोलता है और ग्रोथ होनी चाहिए। अब mTOR के फंक्शन समझते हैं। mTOR एक्टिवेट होने पर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, राइबोसोम बायोजेनेसिस इंक्रीज होता है, सेल ग्रोथ और सेल प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज होता है। इसी वजह से mTOR रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में बहुत एक्टिव होता है। चौथा, AKT का फंक्शन है सेल मेटाबॉलिज्म। AKT ग्लूकोज अपटेक भी इंक्रीज करता है। इंसुलिन सिग्नलिंग के थ्रू GLUT4 ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन पर आता है, ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है और ये कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री से लिंक करता है। अब अगर PI3 के कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा तब तो कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए बॉडी के पास एक ब्रेक भी होता है, P10। P10 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये PIP3 को वापस PIP2 में कन्वर्ट करता है, जिससे AKT एक्टिव नहीं हो पाता और ग्रोथ कंट्रोल में रहती है। कैंसर में दो सिचुएशंस बहुत कॉमन है। पहला, PI3K का ओवर एक्टिव होना, जिससे AKT कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है और कंटिन्यूस सर्वाइवल करता है। दूसरा, P10 में लॉस होना, PIP3 इससे भी कंटिन्यूसली हाई रहता है और AKT परमानेंटली एक्टिव हो जाता है, जिससे कैंसर प्रोग्रेशन होता है। याद है एपोप्टोसिस के बाद हमने ऑटोफेजी पढ़ा था। mTOR और ऑटोफेजी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स हाई हुए तो mTOR एक्टिव हो जाएगा और ऑटोफेजी ऑफ, और अगर न्यूट्रिएंट्स लो हुए तो mTOR इनएक्टिव हो जाएगा एंड ऑटोफेजी ऑन हो जाएगी। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, AMPK। ये सेल का एनर्जी सेंसर है। अगर ATP कम हो और AMP ज़्यादा हो तब AMPK एक्टिवेट होता है और mTOR इनहिबिट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुकती है और एनर्जी बच जाती है। मतलब AMPK सेल का एनर्जी सेविंग मोड है। अब एक बार डिफरेंस देख लो। मैप के पाथवे का मेन फंक्शन है सेल प्रोलिफरेशन। PI3 के पाथवे का फंक्शन है सेल सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। तो इस कंपैरिजन को एग्जाम के लिए याद रखना।
अभी तक हमारे 2 पाथवे कंप्लीट हो चुके हैं, RTK रास मैप के जो कि सेल प्रोलिफरेशन के लिए था, एंड PI3 के AKT mTOR पाथवे जो सेल सर्वाइवल और मेटाबॉलिज्म के लिए था। अब बढ़ते हैं एक अलग पाथवे की तरफ। ये पाथवे मेनली इम्यून सिस्टम में यूज़ होता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है या साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं तब सेल्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए जैक-स्टैट पाथवे का यूज़ होता है। सबसे पहले तो नाम समझते हैं। जैक जैनस काइनेस एंड स्टैट सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन पाथवे बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको पता है RTK के पास खुद की काइनेज एक्टिविटी होती है, लेकिन साइटोकाइन रिसेप्टर्स के पास इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं होती। ये बाहर से जैक प्रोटीन को यूज़ करते हैं काइनेज एक्टिविटी के लिए। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले लिगेंड बाइंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन्स या ग्रोथ हार्मोन्स ये साइटोकाइन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और रिसेप्टर डाइमराइज करता है। इसके बाद होता है जैक का एक्टिवेशन। हर रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक साइट पर जैक प्रोटीन अटैच्ड होते हैं। डाइमराइजेशन के बाद दोनों जैक एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करते हैं और जैक एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड स्टेप में होता है रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन। एक्टिवेटेड जैक रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। अब रिसेप्टर सिग्नलिंग प्रोटीन्स को बाइंड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में एंट्री होती है स्टैट प्रोटीन की। स्टैट का SH2 डोमेन फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर से बाइंड करता है। जैक स्टैट को फॉस्फोराइलेट करता है और स्टैट एक्टिवेट हो जाता है। स्टैट रिसेप्टर से डीअटैच होता है। इसके अगली स्टेप में स्टैट डाइमराइजेशन होता है। 2 फॉस्फोराइलेटेड स्टैट प्रोटीन एक दूसरे के साथ डाइमर बनाते हैं और न्यूक्लियस में इंटर करते हैं, जाकर DNA से बाइंड करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। ये पाथवे का फाइनल रिस्पॉन्स होता है। अब जैक-स्टैट पाथवे के फंक्शन समझते हैं। ये पाथवे रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, सेल प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन, एंटीवायरल रिस्पॉन्स एंड हिमेटोपोइसिस को। इंटरफेरॉन्स इसी पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। अगर जैक कंटिन्यूसली एक्टिवेट हो जाए तो एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन भी हो सकता है और कुछ केसेस में ब्लड कैंसर में जैक2 म्यूटेशन देखी जाती है। ये था इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। अब आते हैं दूसरे पाथवे पर, NF-k बीटा पाथवे। ये सेल सिग्नलिंग का इन्फ्लामेशन रेगुलेटर है। नॉर्मल कंडीशन में NF-k बीटा न्यूक्लियस में नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म में IK बीटा नाम के इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है, यानी इनएक्टिव स्टेट में होता है। लेकिन जब सेल को सिग्नल मिलता है जैसे कि TNF अल्फा या इंटरल्यूकिन 1 या फिर बैक्टीरियल LPS के थ्रू या कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो तो ये एक्टिवेट होकर IKK यानी कि IK बीटा काइनेज बनाता है। IKK IK बीटा को फॉस्फोराइलेट करता है और IKB यूबिक्विटिनाइजेशन के थ्रू प्रोटियोसोम में डिग्रेडेशन करके NF-k बीटा को फ्री कर देता है, जो कि न्यूक्लियस में इंटर करके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब समझते हैं NF-k बीटा के फंक्शंस। NF-k बीटा एक्टिवेट करता है इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स को, सेल सर्वाइवल जीन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जीन्स एंड एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स को। इसी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन और कैंसर में NF-k बीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर NF-k बीटा कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा तो इन्फ्लामेशन परसिस्ट करेगी, एपोप्टोसिस कम होगी और सेल सर्वाइवल बढ़ेगा और इसी के कारण कैंसर प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब समझते हैं सिग्नल टर्मिनेशन ऑफ जैक-स्टैट पाथवे। जैक-स्टैट पाथवे को बंद करने के लिए सप्रेसर ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग SOCS प्रोटीन्स का यूज़ होता है। ये जैक को इनहिबिट कर देते हैं। NF-k बीटा पाथवे में नया IKP प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। वो दोबारा से NF-k बीटा को बाइंड करके इनएक्टिव बना देता है। अभी तक हमने जितने पाथवे पढ़े उसमें से GPCR मेटाबॉलिज्म के लिए, RTK मैप के सेल प्रोलिफरेशन के लिए, PI3 के AKT सर्वाइवल के लिए, जैक-स्टैट साइटोकाइन सिग्नलिंग के लिए एंड NF-k बीटा इन्फ्लामेशन के लिए, ये 5 पाथवे सेल सिग्नलिंग के कोर पाथवेज है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे TGF बीटा स्मैट एंड विंड बीटा कैटेनिन पाथवेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इससे रिलेटेड सारे PY के क्वेश्चन लगा लीजिए एंड थ्योरी को रिवाइज करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।